Hello guys, welcome to Avyana IAS Academy. I am Vedvir. We are preparing for UGC NET Commerce and Management. So guys, आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट में एक कंप्लीट यूनिट है ये। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ में क्या सीन है, उनके साथ में एक पार्ट में ये कवर होता है, बट उनका भी ये सिलेबस में एज एन यूनिट ही आपको कंसीडर करना है। और पीजीटी कॉमर्स में भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है, इसको हम ओबी भी कह देते हैं। ठीक है, पहले हम एक बार इसका सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं कि सिलेबस में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ओबी में कवर होने वाली हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस एंड थ्योरीज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें यहाँ पर छोटी सी चीज़ लिखी है, लेकिन ये जो छोटी सी चीज़ है वो काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर रही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंट्रोडक्शन में नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, स्कोप, ये सब चीज़ें कहाँ लिखा है सिलेबस में, तो है नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब इसने लिख दिया ना सिग्निफिकेंस एंड थ्योरीज इंडिविजुअल बिहेवियर, तो वो ऑलरेडी इसमें इंट्रोडक्शन में कवर हो गया है, तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। पर्सनैलिटी, ये छोटा सा टॉपिक लिख दिया, लेकिन पर्सनैलिटी में इसके थ्योरीज, उसके नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ आपकी इसमें आ जाएंगी। इसके मॉडल्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी। परसेप्शन में भी सेम यही चीज़ है, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें कवर होने वाली हैं। इसके साथ साथ आपकी लर्निंग, मोटिवेशन, ग्रुप बिहेवियर, लर्निंग क्या होता है आपका, मोटिवेशन, ग्रुप बिहेवियर आपका क्या होता है, और टीम बिल्डिंग आपकी क्या होती है, तो ये सारा आपका सिलेबस है। ठीक है, इसके अलावा भी चीज़ें हैं आपके, जैसे लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चन आता ही आता है। और इधर से आपके जो मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एक पर्सनैलिटी की थ्योरीज में से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका जैसे ग्रुप डायनेमिक एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांजैक्शन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इसमें से चीज़ें आपकी आती हैं, इसकी थ्योरीज आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्रॉस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये चीज़ भी आपकी इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इमोशनल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये चीज़ जो मतलब आप उस दिन पूछ रहे थे कि इमोशनल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। इसमें टीम बिल्डिंग वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। विसल ब्लोइंग से भी कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका सिलेबस है। आपको जो भी चीज़ स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही करनी है। पहले आपको अपना सिलेबस गो थ्रू करना है और उसमें ये चीज़ें अपनी कवर करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ये जो थ्योरीज लिखी हैं, थ्योरीज में आपकी जो मैनेजमेंट की थ्योरीज है वो भी आपकी ओबी में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट की जितनी थ्योरीज है वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, तो वहाँ पे हम इस पार्ट को स्किप कर देंगे, क्योंकि सेम थ्योरी आपके बिजनेस मैनेजमेंट में भी आएंगी, तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ लेंगे और वहाँ पे हम एक पार्ट में स्किप कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। चलिए आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक सोशल एक्टिविटीज, जहां पर बेसिकली हम क्या करेंगे, एक सोशल टुगेदरनेस होती है जो एक कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पर्सन, पीपल कम टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू एक्शन टुवर्ड द पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी सिचुएशन हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये हमारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको कोई चीज बोली, आपने मुझे रिस्पॉन्स में क्या जवाब दिया, ये आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो चीजें, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर। अब हम बात कर रहे हैं ओबी की। ठीक है, ओबी का मतलब हमारा बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है। हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लोगों से काम करवाना है। अब लोगों से काम कैसे करवाएंगे? जब आप उनको समझोगे। जब आप उनको समझोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई इनका नेचर किस तरीके का है, हाउ टू डील विद द पीपल। तो उससे पहले हमें स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी साइकोलॉजी को स्टडी करनी पड़ेगी, और हमें देखना पड़ेगा कि भाई लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जब वो अकेला रहेगा
तो कैसे बिहेव करेगा, जब वो टीम में रहेगा तो कैसे बिहेव करेगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रहेगा तो कैसे बिहेव करेगा। यहां पर 3 लेवल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। 3 लेवल की स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में, इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टडी करोगे। इंडिविजुअल को मिला के ग्रुप बनेगा, क्योंकि आपके बिहेवियर से ग्रुप भी इन्फ्लुएंस होगा। अब आप बोलोगे कि भाई मेरे बिहेवियर से ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस होगा। भाई आप टीम में एक्शन करोगे, आपको मिला के टीम बनी है, आपके एक्शन का रिएक्शन रहेगा। आपने कुछ रिस्पॉन्ड करा, सामने वाला कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, ये सामने वाला रिस्पॉन्ड करा, आप कुछ रिस्पॉन्ड करोगे, आपके बिहेवियर से बाकी टीम इफेक्ट होगी, परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी उनकी। तो यही चीज हमारी इस पे आती है कि इंडिविजुअल से ग्रुप इफेक्ट होता है और ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होती है। अब मैं बोलूं वो मेरी वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, इंडिविजुअल से टीम, और टीम से मतलब इंडिविजुअल से टीम या ग्रुप, और उससे फिर ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ता है। हर इंप्लॉय के बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस होता है, उस पर फर्क पड़ता है। अब इस चीज को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसको हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे आपको लोगों से डील करना है, आपको तरह तरह के अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मिलेंगे, सबकी मेंटालिटी, सबकी आइडियोलॉजी, सबकी पर्सनैलिटी, परसेप्शन सब अलग होगा। तो आपको उनका बेसिक नेचर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोगों का बेसिक नेचर क्या है, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। कई बार लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होती है, उनको रिवॉर्ड दे दो, लोग उसी से खुश हो जाते हैं। कई बार लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होती है, उनको रिवॉर्ड दे दो, शाबाशी दे दो, उसी से खुश हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, कई बार चाहे मुझे शाबाशी दो या मत दो, बट मुझे पैसे में ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, किसी को मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए, किसी को नॉन मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए। तो डिपेंड करता है कि हाउ यू कैन मोटिवेट टू द अदर्स। अब आप मेरी बात सुनो, आपका बिहेवियर सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, कैसे अलग होता है, वाइल यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स योर बिहेवियर विल बी डिफरेंट, वाइल यू आर टॉकिंग विद योर रिलेटिव्स योर बिहेवियर विल बी डिफरेंट, while you are talking with your siblings your behavior will be different, while you are talking with your colleagues or in corporate your behavior will be different, while you are talking with your parents behavior आपका different रहेगा, while you are talking with your senior or your boss तो your behavior will be different। ठीक है, हर सिचुएशन में हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। आप अपने भाई बहन से जैसे बात करते हो फ्रेंड से ऐसे बात नहीं कर सकते, जैसे फ्रेंड से करते हो पापा मम्मी से नहीं कर सकते। बेशक है पापा मम्मी बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारे दोस्त समझो में, लेकिन उनको बोले अबे यार, तो बोलेंगे अबे यार क्या मतलब, वी आर पेरेंट्स। ठीक है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट रखो हमारी। तो ये चीज, इस चीजों का इम्पैक्ट पड़ेगा। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे रहोगे तब आपका फर्क पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग, वैल्यू, एथिक्स। ठीक है, आप किस किस कल्चर से आ रहे हैं, आप कैसा सोचते हैं। तुम्हें पता है ऑर्गेनाइजेशन में कई बार साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, कई बार साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, एक टेस्ट आपको दिया जाएगा, उसमें कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता, आपको अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके अपने माइंडसेट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, उसमें टिक करने होते हैं। उसको एक ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा, फिर उससे पता चलेगा आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, क्योंकि इन सब चीज़ों से रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूं तो मेरे रिएक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा, अगर मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूं तो मेरे रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, अगर मैं इमेजिनेटिव हूं और प्रैक्टिकल हूं तो मेरे रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे, अगर मैं इमोशनल पर्सन हूं और स्टेबल पर्सन हूं तो मेरे रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं कि हल्की सी चींटी मर जाए तो उसमें भी रोने लग जाते हैं, हाँ चींटी मर गई। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं आदमी काट दो उनको तब भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आता। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको तो हल्का प्यार से मतलब बातें करो, उनके सामने चुपड़ी चुपड़ी बातें करो तो लोग उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हाय सर मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, आप उनको दो चार दुखड़े रो दो तो बेचारे उसी में पिघल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही है एक्टिंग बाजी है इनकी रोज की, उनको बोल देंगे ठीक है कोई बात नहीं, चलो पहुंचो काम करो, बाकी बातें बाद में। ठीक है,
तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ फॉर्मल सोशल ग्रुप। यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे फॉर्मल सोशल ग्रुप से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपके फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जो हमारी कॉर्पोरेट होती है, जहां पे हमारी हायरार्की होती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती है हमारी, एक दायरे में रह के हमें काम करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको फुलफिल करना है और आपको टास्क अपना पूरा करना है, उसमें एक सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट जितना भी होता है वो सब आपका क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई? जैसे हमारी फैमिली हो गई, रिलेटिव्स हो गए, क्लब हो गया, सोसाइटी हो गई, ये सब क्या है? इनफॉर्मल है। यहां पर कोई हायरार्की नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है, वी ऑल आर इक्वल। एनजीओ हो गई, वी ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो वहां पर आपका जो वो क्या हो जाएगा? आपका इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जैसे फैमिली के ग्रुप्स होते हैं हमारे। अब जैसे फैमिलीज के ग्रुप होते हैं, उसमें क्या कोई भी ऊट पटांग जो कुछ भी भेज देता है, हेलो जी नमस्ते, तो उसके सब नमस्ते, उसका रिप्लाई करेंगे नमस्ते जी नमस्ते, ठीक है, ऐसे करके चलता है। लेकिन जब हमारे फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं तो हमें लिखने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मेरे एक रिस्पॉन्स पे, मेरे एक क्लिक पे लोग क्या क्या रिस्पॉन्स करेंगे। तो फॉर्मल ग्रुप में हमें सोचना पड़ता है कि भाई हम क्या भेज रहे हैं। आप वहां पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट करके ऐसे करके नहीं भेज सकते हो। वहां पे एक तरीका होता है फॉर्मल तरीका कि मतलब आप हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग। लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं बहुत, मतलब जब जरूरत होती है तभी लोग रिस्पॉन्स करते हैं, अदरवाइज लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते फॉर्मल ग्रुप में। ठीक है, ये नहीं कि अनाप शनाप तुमने कुछ भी भेज दिया, ऐसा नहीं होता फिर, क्योंकि वहां पे जो बाकी लोग जो फिर आपकी खबर लेंगे, हाँ मैडम ये क्या भेजा था आपने। वहां पे हर एक चीज पे नजर, आपकी हर एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही है, किससे आप क्या बोल रहे हो। आप बाय नेम नहीं बोल सकते हो, घर में तो क्या किसी को भी कुछ भी बोल दो। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ? डेलिबरेटली क्रिएटेड एंड मेंटेन टू अचीव अ सम इंटेंडेड गोल्स। मतलब आपके कुछ गोल रहेंगे, उन गोल को अचीव करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं? एक एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, एक कम टुगेदर कर रहे हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड इन अनदर वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद डिफरेंट स्किल्स एंड बैकग्राउंड आर ब्रॉट टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ड्यूटीज। मतलब यहाँ पर ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई अलग अलग, मतलब एक ही कल्चर पे, एक ही ग्राउंड पे आप अलग अलग तरीके से अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। आपका कल्चर अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, सबका जो कल्चर रहता है वो अलग अलग रहता है, सबकी जो थिंकिंग है वो अलग अलग है, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है, तो आपके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है, लेकिन हम सब जो किसके लिए काम कर रहे हैं? कॉमन गोल के लिए। यहां पर हमारा कॉमन गोल क्या है? टू क्रैक द एग्जाम एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर द टास्क आर सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द मैनेजर। तो यहां पर जो टास्क है वो कौन कोऑर्डिनेट करेगा? मैनेजर कोऑर्डिनेट करेगा। वो देखेगा कि भाई कैसे उसको सुपरवाइज करना है और कैसे उसको कंट्रोल करना है, देखना है कि भाई हम आगे आने वाले टाइम के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपके लिए सेट करें और वो ऑब्जेक्टिव आपको कैसे अचीव करने हैं। ठीक है, चलिए, बिहेवियर का मतलब हुआ वे ऑफ एक्शन। इज अ पर्सन डस, मतलब एक पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिहेवियर बोल देंगे। ठीक है, तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो ये बिहेवियर जो होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, मतलब बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। आप ये मत सोचना कि आपने कोई चीज रिएक्शन करा या आपने कोई चीज बोली तो उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, उसको नोटिस किया जाता है। आप कितने दिन लोगों को पागल बना लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, लोगों को सब पता चल जाता है कि भाई इसका तो बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्टिविटीज होती हैं, जब आप लोगों से बात करते हो तो बात करने से ही पता चल जाता है सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। आप चाहे पूरे से दोबारा मिलो चाहे ना मिलो, लेकिन 10 मिनट का जो इंटरेक्शन होगा ना, उसी में पता चल जाएगा सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इट कैन इंक्लूड एनीथिंग लाइक द डिसीजन मेकिंग। आपके डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, आपकी हैंडलिंग ऑफ मशीन कैसी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, और बाकी लोगों के साथ में आपका रिएक्शन कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है, आप ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहे हैं। तो ये चीजें आपकी कैसे हो जाती है? बिहेवियर में आ जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आप कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करते हो और कैसे उस पर आगे काम करते हो। तो इसलिए जो चीजें हैं वो आपकी बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, जब मैं ओबी की बात कर रहा हूं तो ओबी का मतलब क्या हुआ? हम यहां पर ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। कहां पर? ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक आदमी, एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका जो इंटरफेस कैसा है उसका बाकी लोगों के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो यहां पर एक स्टडी करी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन का, इंडिविजुअल का क्या रोल है और कैसे वो अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी, बिहेवियर,
परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग, वैल्यू, एथिक्स एटसेट्रा। ठीक है, इन सब चीजों से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो यहां पर ह्यूमन बिहेवियर को लेके डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज डेवलप हुई हैं कि ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को लेके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके अपनी अलग अलग थ्योरीज डेवलप हुई हैं। उन सब थ्योरीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इंडिविजुअल और जो ग्रुप मेंबर हैं उसको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें और अपना जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। तो इसलिए हमारी ये जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई हम जो काम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे और कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक डेफिनेशन दी है, ओबी इज डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि भाई ये चीज क्या होती है। देखो, जब आप मुझे एक चीज बताओ, जब आपको फर्स्ट टाइम मेरा नाम पता चला था तो आपने अपने माइंड में कुछ चीज इमेज बनाई थी? बनती है। ठीक है, कि या फर्स्ट टाइम जब आपने मेरे को देखा तो हो सकता है आपको ये लगा हो कि सर क्या पढ़ाएंगे, सर तो खुद ही बच्चे से लग रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि मतलब आपकी ये इमेज आई हो, या हो सकता है कि भाई मैंने भी आपके बारे में कुछ सोचा, भाई मैंने भी देखा कि भाई सामने मतलब जो है आप बैठे हो तो मैं भी कुछ इमेजिनेशन करूंगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिडिक्टिंग। आपको पता चले कि भाई आज आपका कोई क्लास में स्टूडेंट आने वाला है तो आप भी एक इमेजिनेशन बना लेते हो। ठीक है, या आपको पता चले कि भाई आप इस फैकल्टी से क्लास लोगे तो आप भी एक इमेजिनेशन बना लेते हो कि भाई ये टीचर ऐसा होगा कि वो मुझे अच्छे से पढ़ाएगा, समझाएगा, मैं उससे अपने डाउट्स पूछूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। ठीक है, ऐसे ही मेल भी अपना जो वो एक जो प्रिडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन करने के बाद आपने फर्स्ट क्लास मेरे से ली। ठीक है, मैंने आपको मतलब जो है समझाया। ठीक है, सबको मैंने मतलब जो है समझाया। समझाने के बाद क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा मेरा जो बिहेवियर है वो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा फर्स्ट डे के बिहेवियर में, और 2-4 दिन, 4-6 दिन मतलब 10-15 दिन के बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। ठीक है, अब हो सकता है कि जैसा आपने सोचा हो मैं वैसा ना हूं, या हो सकता है कि जैसा आपने नहीं सोचा मैं वैसा हूं। ठीक है, अब ऐसा सिमिलरली आपके साथ भी, मेरे साथ भी हो सकता है कि जैसा मैंने सोचा था कि फर्स्ट क्लास में तो बहुत पढ़ने वाली लग रही थी लेकिन अब तो नालायक है, या फर्स्ट क्लास में तो बहुत नालायक सी लग रही थी अब तो बहुत, ये तो बहुत होशियार लड़की है। ठीक है, अब तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जब एक दूसरे से हम रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब हमें बिहेवियर समझ आता है कि कौन कितने पानी में। अब हो सकता है कि मैं ये देखो मैं तो बहुत रिच हूं, ये हूं, वो हूं, फिर जब 4-6 दिन, 8-10 दिन रहेंगे तब पता चलेगा एक्चुअल में कंडीशन क्या है। ठीक है, ऐसे ही पहले आपने प्रिडिक्ट किया, उसको प्रिडिक्ट करने के बाद आपको अंडरस्टैंड किया जाएगा कि भाई क्या मतलब चीज आपकी है, आपका बिहेवियर मतलब जो किस तरीके से है। ये करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती है। अगर आपको लगता है कि भाई सामने वाले पर्सन से हमारी नहीं बन रही है तो ठीक है, अब बात मत करो उससे। तो आप उसके या उसको बोल दो कि भैया देख ऐसा देख, अगर तेरे को बदतमीजी करनी है तो मेरे से बात मत करा कर। अगर आपको बदतमीजी करनी है तो मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सामने वाले बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज को इग्नोर करोगे तो सामने वाले का जो बिहेवियर है वो बढ़ता चला जाएगा। भाई मैं कोई हंसी मजाक कर रहा हूं, आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही है, आपने एक बार इग्नोर कर दिया, 2 बार इग्नोर कर दिया, मैं उससे बड़े लेवल की करूंगा फिर, ये सोच के ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां पर ये चीजें होती हैं कि पहले आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जाएगा, प्रिडिक्ट करने के बाद अंडरस्टैंड किया जाएगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो फर्स्ट टाइम, जब आप एंट्री करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो हो सकता है कि आपको लोगों के बारे में नहीं पता है, आपको लोगों के बारे में नहीं पता फर्स्ट टाइम। हो सकता है कि लोग बहुत आपको इनोसेंट लगे, लेकिन इनोसेंट लोग होते नहीं है। ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है, लोग जितना आपके सामने बन के दिखाते हैं उतना होते नहीं है। लोग आपके सामने कुछ और आपके पीछे कुछ और होते हैं। ऐसे ही हम लोगों के सामने कुछ और, पीछे कुछ और होते हैं। हो सकता है कि हम अपने बॉस के सामने यस सर यस सर यस सर करें, पता चले उसके जाते ही गालियां बकें। ठीक है, तो जैसा आप सामने बिहेव करते हैं जरूरी नहीं है कि आप वैसा पीछे भी रिएक्ट करें, क्योंकि सामने तो भाई हम सामने तो गाली तो बक नहीं सकते। वो बोल देगा ठीक है भाई यू आर फायर्ड, निकलो, चलो झोला उठाओ और निकल लो। ठीक है, तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करेगी? आपके बिहेवियर को पहले प्रिडिक्ट करेगी,
प्रिडिक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई आपका बिहेवियर कैसा है, 2 दिन 4 दिन देखोगे आप। जब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हाँ भाई इनका तो रोज का ही है, रोज का आने के बाद आपको अगले दिन टोक दिया जाएगा कि मैडम दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई एक दिन आप लेट आए, 2 दिन लेट आए, ऑर्गेनाइजेशन 2-4 दिन देखेगी आपको, फिर वो बोलेगी इनका तो रोज का ही ड्रामा हो गया, तो फिर एक दिन टोक ही देगी कि मैडम टाइम से आएगी जी। ठीक है, तो वहां पर यही चीजें होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कितना मतलब वो करोगे, पहले आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जाएगा, प्रिडिक्ट करने के बाद अंडरस्टैंड किया जाएगा, अंडरस्टैंड करने के बाद अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि आपका बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको मना कर देगी, बोल देगी कि भैया दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको फॉर्मल पहन के आने हैं, आपको ये अटायर पहन के आना है, आपको ये चीज करनी है, आपको ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। तो वहां पे वो आपको बिहेवियर को कंट्रोल करे, क्योंकि आपके बिहेवियर के हिसाब से तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मेन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज टू डेवलप अ बेटर कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रोल। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल और जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करना और ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को बेटर बनाना, ये हमारा गोल होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। ठीक है, देखिए फीचर्स क्या क्या हैं। इट इज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन ओनली। ये खाली डिसिप्लिन नहीं है, एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मतलब बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है, ऐसे ही जो ओबी जो है वो क्या है, हेल्प करती है इनको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो यहां पर एक ये बेसिकली सोशल साइंस की ही एक ब्रांच है। ये जो ओबी जो है बेसिकली सोशल साइंस की ही एक ब्रांच है, जहां पे हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अलग से मतलब जो है खाली आप डिसिप्लिन मतलब जो है नहीं कह सकते, इसमें आप सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी हो जाती है जो कि हेल्प करती है आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये चीज ध्यान रखना। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या है यहां पर ना कई सारी चीजें भी मिलके, जैसे आपकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स का भी कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करने पड़ेंगे और आपको सोशोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो सबको मिला के ओबी बनता है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट से ओबी नहीं बनता है, सब चीजों को मिला के ओबी बनता है। ठीक है, तो इसलिए जो चीज है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। यहाँ पे मैथमेटिक्स, कई बार आपको मैथमेटिक्स की चीजें भी सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं, आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपको जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आप पे यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको सोशोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको एंथ्रोपोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो लोग अलग अलग कल्चर में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे बिहेव करते हैं, तो वो चीज़ हमारी एंथ्रोपोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। इट इज़ अ अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब क्या है, यहां पे आपको साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक रूल एंड रेगुलेशन को प्रैक्टिकली यूज करना पड़ेगा। देखो जो थ्योरी आपने पढ़ी थी वो तो ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना पड़ेगा ओबी में। अब जरूरी नहीं है जो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो आज की डेट में भी आपके और हमारे सामने भी सेम एज इट इज रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है। पहले की थ्योरी अलग होती है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ आपके अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। ठीक है, साइंस इसलिए है क्योंकि यहां पर जो है सिस्टमेटिक चीजें आपके अप्लाई होती हैं और आपको जो है क्या करना पड़ता है, एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करना पड़ता है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो ये एक आर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को क्या समझ रहे हैं, कैसे उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको क्या समझा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आपने क्या समझा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है आपको लेके 4 लोगों के ओपिनियन सेम रहे, हो सकता है कोई ये बोले कि बहुत बढ़िया है, कोई ये बोले कि बहुत बेकार है। ऐसे ही मेरे को लेके भी लोगों के अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, तो उन्होंने जैसा जज किया वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस मतलब कुछ रूल्स रहेंगे, कुछ नॉर्म्स रहेंगे, कुछ रूल्स रहेंगे, कुछ रेगुलेशंस रहेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स रहेंगे जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इट इज अ ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब है, ह्यूमनिस्टिक मतलब इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन और ऑप्टिमिस्टिक मतलब टू फाइंड अ
सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हर सिचुएशन में आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हम ओबी कर ही क्यों रहे, ताकि हम हर सिचुएशन में आपको जो वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। क्योंकि मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने जो वो स्ट्रेटजी डेवलप कर दी, लेकिन उसको अप्लाई कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग करेंगे। जब ह्यूमन बीइंग अप्लाई करेंगे तो उनमें लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो वही चीज मतलब हमारी इसमें आ जाती है कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे आपको इन्फ्लुएंस करना है सामने वाले को, और कैसे वो रिएक्ट करेंगे। तो ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से आता है। ठीक है, इट इज द टोटल सिस्टम अप्रोच। टोटल सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है, सब कुछ मिला के काम करेगा, और ये खाली एक डिपार्टमेंट पे काम नहीं करेगा, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने मतलब जो है राम की स्टडी कर ली तो बाकी सब लोग की भी ऐसी ही होगी, या आपने 4 लोगों को स्टडी कर दिया बाकी लोगों का भी ऐसा होगा, एक डिपार्टमेंट स्टडी कर दिया बाकी लोगों का भी ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरे सिस्टम पे ये चीजें अप्लाई होती हैं। हर एक चीज को मिला के ये चीज आपकी काम करेगी। ठीक है, ये चीज समझ आई। सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी होता है, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, अप्लाइड साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है, ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, और टोटल सिस्टम अप्रोच है। कई बार आपको फीचर में बोल दिया कि कौन सा इसका फीचर है, कौन सा फीचर इसका नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे, क्यों हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे इसके पीछे। देखो, हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा, तो वहां पर भी इसका रोल होता है कि अगर आपने सही पर्सन सही जगह पर रिक्रूट कर रखा है तो उसकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो सही रहेगी, मतलब ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम जो है जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी ओबी को स्टडी करते हैं। आपका बिहेवियर कैसा, कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल है, कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप शाई पर्सनैलिटी हो तो आपको जो है रिसेप्शन की जॉब सूटेबल नहीं रहेगी। जहाँ पे पब्लिक डीलिंग रहेगी वहाँ पे आपकी जॉब सूटेबल नहीं रहेगी। वहाँ पर आपको क्या रहना पड़ेगा, ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, टॉकेटिव रहना पड़ेगा, आपको पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करना पड़ेगा आपको। तो कौन सी जॉब किस चीज़ के लिए सूटेबल है, ये चीज़ आपके यहाँ पर डिपेंड करती है। पर्सनैलिटी के हिसाब से हर जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी जॉब आपके लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। यही चीज़ मतलब दोनों इंटरलिंक है ये, कि अगर आपने राइट पर्सन राइट प्लेस पे आपने सिलेक्ट किया है तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाती है। ओबी का मतलब ये होता है कि ये चीज़ देखना कि सामने वाले की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करो, और ये देखो कि ये पर्सन ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगा या नहीं रुकेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कल्चर डेवलप करना, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, और ये देखना कि भाई सामने वाला पर्सन जो वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, सुपरवाइज करना लोगों को, और ये देखना कि भाई लीड करना, ये एक इंटरनल क्वालिटीज होती है कि आप अपने बिहेवियर को से कैसे इन्फ्लुएंस करोगे अपने फॉलोअर्स का। ठीक है, तो वो आपका लीडरशिप में आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब होता है आपके जब लड़ाई झगड़े होंगे, मतलब जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करवाते हो, तो इस चीज़ के ऊपर आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेटर, मतलब आपने एम्प्लॉय को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ओबी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है। जब तक आप उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब आपने एम्प्लॉय को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप अ गुड लीडर, मतलब कैसे हम एक लीडर को डेवलप करें ताकि लोगों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सके। और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से अलग अलग लोगों से डील करना पड़ेगा। जब अलग अलग लोगों से डील करना पड़ेगा, लीडर सही होगा तभी वो अलग अलग लोगों से डील कर सकता है। देखो, लीडर क्या होता है कि वो नालायक लोगों से भी मिलता है और होशियार लोगों से भी मिलता है, लेकिन उसको नालायक को कैसे समझाना है वो भी अच्छे से जानता है, होशियार से कैसे डील करना है वो भी अच्छे से जानता है। ठीक है, तो इसलिए एक गुड लीडर में ये खास बात होती है कि उसको अलग अलग लोगों से डील करना आना चाहिए। अगर वो खुद शॉर्ट टेम्पर्ड होगा तो वो कैसे काम चलेगा, पता चले वो 4 दिन में लोगों से लड़ झगड़ के आ जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, डेवलप अ गुड टीम, आपको एक गुड टीम डेवलप करनी है, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लोगे, लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लोगे,
तो आपको पता चल जाएगा किन किन लोगों का एक साथ रखा जा सकता है, किन किन लोगों को एक टीम में नहीं रख सकते हम। तो टीम कैसे बनानी है, ये सबसे बड़ी कला होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इंप्रूवमेंट आपको करनी है, टीम बिल्डिंग पे भी काम करना है और आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान देना है। तो इसलिए ओबी को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए, इसकी ज़रूरत क्या होती है, नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, इट बिल्ड द बेटर रिलेशन बाय द अचीविंग पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। आपको सोसाइटी से भी कनेक्टेड रहना है, ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टिव रहना है, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोगों से दुश्मनी मोल लेंगे, और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोगों से दुश्मनी मोल लेंगे। भाई, ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह है, हम तुम अपनी जगह हैं, हमारे अपनी जो पर्सनल रिलेशन है वो अपनी जगह है, ऑर्गेनाइजेशन आपके अपनी जगह है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, हमें एक बेटर रिलेशन अपने क्रिएट करने चाहिए। और वो बेटर रिलेशन कब क्रिएट हो पाएंगे, जब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इट कवर अ वाइड एरे ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स लाइक आपका बिहेवियर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती है, उसमें आपका बिहेवियर, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, ये सारी चीजें, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सब चीजें आपके इसमें कवर हो जाती हैं। इसका इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर का इन सब चीजों पे इंपैक्ट आपका देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके साथ साथ इट ब्रिंग कोऑर्डिनेशन विच इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब अगर आप ओबी को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे तो इससे कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, आपकी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हो पाएंगी, कंट्रोल हो पाएंगी। और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन। फंक्शंस क्या है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। लेकिन इन सबसे भी बड़ा क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन। क्यों, क्योंकि ठीक है भाई, आपने मतलब जो है काम कर लिया, लेकिन आपकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक्टिविटीज आपकी सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही हैं, तो इससे आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, इट इंप्रूव गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ओबी को अंडरस्टैंड करोगे, मतलब लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। कैसे इंप्रूव करोगे, जो आपके बिहेवियर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल है उनको रखो, बाकी लोगों को मना कर दो, तो आपकी गुडविल अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, टू हेल्प अचीव ऑब्जेक्टिव क्विकली, मतलब अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको क्विकली अचीव करने के लिए आपको जो टीम सही तरीके से बनानी पड़ेगी, लोगों की साइकोलॉजी को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ओबी सही तरीके से आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे या बिहेवियर सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करोगे। चलो मान लो ऑब्जेक्टिव सेट कर भी लिया, तो लोग उसको अचीव कैसे करेंगे। तो इसलिए कौन से पर्सन को क्या काम देना है, कैसे वो काम करेगा, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहती हैं। तो इसमें इसके साथ साथ इट मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि आपका जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज आपका रहेगा, कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसको बेटर टू बेटर वे में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, मोटिवेशन आपका रहेगा, हायर एफिशिएंसी आपकी रहेगी या हायर प्रोडक्टिविटी आपकी रहेगी। इसके साथ साथ आपके जो रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन में वो इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी इन द सेंस अप्लाइड द डिफरेंट टेक्निक। हम डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं एक चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हमें ये पता चल जाएगा भाई सामने वाले का जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक आप यूज कर सकते हो, मेथड यूज कर सकते हो, थ्योरी यूज कर सकते हो टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मेथड्स और टूल्स आप यूज कर सकते हो कि भाई उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे उसको रिएक्ट करोगे। अब आते हैं हमारे पास चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द ओबी। हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं ओबी में, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगे। सबसे पहली चीज, टू इम्प्रूविंग द पीपल्स स्किल्स, मतलब लोगों के स्किल्स को इंप्रूव करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको लोगों के बिहेवियर और उसके स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपके स्किल्स में इंप्रूवमेंट नहीं है तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे।
और वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप लोगों के स्किल्स को कैसे इंप्रूव करोगे। और इसके अलावा होता है इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है। ये भी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वो चैलेंज कब बढ़ा पाओगे? मान लो आपने मशीनरी ला के रख दी, लोगों को तमीज नहीं है उसको चलाने की, अनाप शनाप चलाएंगे, उनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो कैसे उसको चला पाएंगे? तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा उसको। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ये वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वर्कफोर्स का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट। मतलब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं। अब इसका मतलब क्या है? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग कल्चर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग तरीके से अलग अलग कल्चर से लोग आ रहे हैं। आप किसके कल्चर को सही बोलोगे, किसके कल्चर को गलत बोलोगे? क्योंकि जिसके कल्चर को गलत बोल दिया वही आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। आपने गलत कैसे बोल दिया? ऑर्गेनाइजेशन में आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, एज रिस्पॉन्स टू द जेंडर, एज रिस्पॉन्स टू द रेस, एज रिस्पॉन्स टू द रिलीजन। इसमें सब चीजें आ जाएंगी आपकी। आप ये नहीं कह सकते कि मेल आर सुपीरियर देन फीमेल, हिंदू आर सुपीरियर देन मुस्लिम्स, क्योंकि आपकी एक स्टेटमेंट की वजह से लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये तो ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी ही ऐसी है कि वो ये मानती है कि भाई जो लड़के हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स, या हिंदू जो है वो ज़्यादा सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू मुस्लिम्स या अदर कास्ट। ठीक है, या रेस पे भी आप चीज़ों को नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है ऑर्गेनाइजेशन हर फेस्टिवल मनाती है। वो क्रिसमस भी मनाएगी, वो ईद भी मनाएगी, वो दिवाली भी मनाएगी, वो होली भी मनाएगी, वो रक्षाबंधन भी मनाएगी, वो भाई दूज भी मनाएगी, सारे फेस्टिवल मनाती है। वो भी फेस्टिवल मनाती है जो हमारे यहाँ नहीं होते, वो फॉरेन के होते हैं। अगर मान लो कोई फॉरेन में कोई कल्चर मतलब चल रहा है, तो वो अगर मान लो यूएस बेस्ड कोई कंपनी है, तो यहाँ पर भी वो मतलब चीजें फॉलो होंगी वहां के जो वहां पे फॉलो हो रही है। क्यों? ताकि उनको बिलोंगिंगनेस आनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते इंडियन कल्चर आर द बेस्ट। ठीक है भाई, इंडिया को आप प्रायोरिटी दोगे, बट लेकिन आप दूसरे कल्चर को आप गलत नहीं कह सकते। आप कोई फॉरेन का पर्सन आपके यहाँ आ रहा है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई आपका कल्चर बेकार है, या हमारे यहाँ का पर्सन बाहर जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन कल्चर आर द वर्स्ट कल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से लोगों को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि पानी में रहने वाले जानवर सारे बेकार हैं, हवा में उड़ने वाले सारे ठीक हैं। जो हवा में उड़ते हैं वो पानी में रह सकते, जो पानी में रहते हैं वो हवा में नहीं उड़ सकते। तो सबका अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका अपना अपना कल्चर है। आप किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। तो आपको सबको मैनेज करना पड़ेगा, आपको जो है चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, आपको ग्लोबलाइजेशन को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट करना। अब यही चीज हमारी आती है कि जब आप ओबी की बात करोगे तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको अपनी सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी। आपको चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जितने आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे उतने ही चैलेंजेस आपके बढ़ते चले जाएंगे, लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेके, डाइवर्सिटी को लेके, सब डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरीके के, अलग अलग सोच के लड़के मिलेंगे, सोच के लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, आप फॉरेन कल्चर में चले जाओ, वहाँ पे अलग कल्चर है। इंडियन कल्चर को तो वो बोलते पता नहीं क्या ही है, हम फॉरेन कल्चर को बोलते हैं क्या है, कुछ नहीं है, हमारा कल्चर बढ़िया है। आपको अपना कल्चर ठीक लगता है, हमें अपना कल्चर ठीक लगता है। अब इंडियन मतलब जो है अलग तरीके से खाते पीते हैं, और आप चाइना के लोगों को खाते पीते देख लो तो आप उनको देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब हमारे इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है एम्पावरिंग पीपल, लोगों को एम्पावर करना। एम्पावरमेंट किसकी रहेगी, किसको पावर दी जाएगी, किसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ये चीज़ें भी सबसे बड़ा रोल रहता है। क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो ज़्यादातर पावर जो होती है वो किसके हाथ में होती है, मेल की पावर होती है। लेकिन अगर वही पावर फीमेल को दे दी जाए तो वहां पर इंपैक्ट इसका देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोपिंग विद द टेम्परेरीनेस। कुछ चीज़ें हमारी टेम्परेरी आती हैं और कुछ चीज़ें हमारी परमानेंट आती हैं। तो जैसी सिचुएशन आती है उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है,
अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपनी जो टेम्परेरीनेस है उससे आप कैसे डील करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट आता है स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज। आपको इनोवेशन करना है और आपको चेंज भी करना है। तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको चीज़ों के हिसाब से आपको इनोवेट करना है और आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फ़र्क होता है? आपने कोई चीज़ नई चीज़ डिस्कवर करी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंशन। उसमें नए नए फीचर्स ऐड ऑन करते जाओ तो वो इनोवेशन हो जाएगा। आप आज के फ़ोन को देखो और जब फ़ोन इन्वेंट हुआ था उस टाइम के फ़ोन को देखो। जिस टाइम फर्स्ट टाइम फ़ोन इन्वेंट हुआ था, जब फर्स्ट टाइम जब आपका मार्केट में आया तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंशन, क्योंकि उससे पहले मार्केट में नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, धीरे धीरे चीज़ें जो हमारी आ रही हैं उसी में नए नए फीचर्स आपके ऐड हुए हैं। पहले आपके वॉकी टॉकी आते थे, उसके बाद फिर आपके लैंडलाइन वाले फ़ोन आए। ठीक है, फिर उसमें अलग अलग चीज़ें मतलब हमारी इसमें आई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। इमरजेंस ऑफ द ई ऑर्गेनाइजेशन एंड ई कॉमर्स। भाई ई ऑर्गेनाइजेशन एंड ई कॉमर्स, आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखो, ठीक है, या ऑनलाइन बिजनेस आपको देखो, तो इस ये भी हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट बन गए हैं। तो ये चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी। आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना पड़ेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर है, एथिकल बिहेवियर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के बिहेवियर को आप इंप्रूव करोगे। ठीक है, एथिकल बिहेवियर, बिहेवियर भी नहीं, इनफैक्ट एथिकल बिहेवियर आप इंप्रूव करोगे। एथिकल बिहेवियर मतलब हाँ, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इस चीज को भी आप इंप्रूव करोगे और ये बताओगे लोगों को दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, दिस इज एक्सेप्टेबल एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज डिजायरेबल एंड दिस इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। इंप्रूविंग कस्टमर सर्विसेज, आपको जो कस्टमर की सर्विसेज हैं वो भी आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ हेल्पिंग एम्प्लॉय बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या होता है? वर्क लाइफ का मतलब क्या होता है? वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है? यहां पर दो चीजें हैं। वर्क का मतलब है प्रोफेशनल और लाइफ का मतलब है पर्सनल। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप घर पे हो तो घर पर ही रहें, आप ऑफिस की चिकचिकबाजी ना लेके जाएं। अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के ही रहें, आप घर के चिकचिकबाजी ना लेके जाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा। ठीक है, पता चले आप ऑफिस में बैठे हो, घर से बीवी कॉल कर रही है, हाँ क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आप घर में आ गए, घर में आने के बाद आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, पता चले आपने कॉल, हाँ आज पता है ये हुआ, आज पता है ये हुआ, आज पता है ये हुआ, उसने उसको ये बोला, हैं उसने इसको ये बोला, हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पता चले आप ऑफिस का काम घर में लेकर आ रहे हो, घर का काम ऑफिस में लेके जा रहे हो, तो इससे मतलब आपके जो माइंड है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका जो बिहेवियर है, उसमें आपकी चीजें रहेंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकल जाता है। ठीक है, पता चले वो ऑफिस का गुस्सा वो घर पे बच्चों पे निकल जाए, या पता चले बीवी का गुस्सा आपको ऑफिस में निकल जाए। ठीक है, जो हमारे जो कोलीग्स वगैरह जो होते हैं उस पे जो होते हैं, या हमारे अंडर जो काम कर रहे होते हैं, हमारा गुस्सा जो उन पे निकल जाता है। तो ये चीज़ गलत है। कहीं कहीं ना कहीं मतलब आपके माइंड में कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना है। कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी मान लो जब सब लोग को छुट्टी मिल रही है, आपकी फैमिली वेकेशन पे जा रही है, आप ऑफिस में आ रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, हाय हाय मतलब क्या जिंदगी है हमारी, मतलब सब लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे मतलब दिवाली होली दिवाली फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल नहीं हमारा। कब? ऑफिस, कहाँ ऑफिस, कहाँ ऑफिस, मतलब ऑफिस, घर में तो हम खाली सोने के लिए जाते हैं, बाकी सारा दिन तो हम ऑफिस के ही रहते हैं, है ना। तो ये चीजें मतलब जो है, इसका हमारे वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो वो कहती है कि भैया जब आपको जब काम है तब आप काम करो, बाकी टाइम ऑर्गेनाइजेशन आपको वेकेशन पे भेज देती है, योगा मेडिटेशन वगैरह आपकी करवाती है, ताकि आपका जो माइंड लेवल है वो स्ट्रेस फ्री रहे। इसलिए कई बार ऑर्गेनाइजेशन आपको बोल देते हैं कि भाई ठीक है भाई आपको अर्जेंट है, पर्सनल है, तो ठीक है आप जा सकते हैं। फ्लैटरिंग वर्ल्ड, पूरी दुनिया, हाँ, पूरी दुनिया आपका एरिया है, आप जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे एक्सपेंड करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया में चाहे तो पूरी दुनिया को आप अपना बना सकते हो, और अगर नहीं बना पाए
तो आप किसी को भी नहीं बना सकते। ठीक है, ये आपका बिहेवियर है जो लोगों को अपना बनाएगा या आपको लोगों से दूर करेगा। देखो, हर किसी पर्सन से हम अटैचमेंट नहीं चाहते हैं। कुछ लोग इतने सरदर्द होते हैं हमारी जिंदगी में कि मतलब बहुत ही ज्यादा चीपनेस होती है, हमें लगता है कि मतलब क्या ही है, क्यों है ये इंसान जिंदगी में, क्यों है ये इंसान धरती पे, ये मर क्यों नहीं जाते। ठीक है, तो ऐसा ही मतलब चीजें हमारी इसमें आती हैं। अब कई बार क्या होता है, कई बार लोगों के साथ में बहुत पॉजिटिविटी आती है, कई बार जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक इमोशनल फीलिंग अटैचमेंट हमारी रहती है कि हम लोगों से बात करें, हम इन लोगों से। कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी हमारे माइंड में बहुत सारी टेंशन होती है, तो कुछ इंसान हमारी जिंदगी के ऐसे होते हैं मतलब जिनके साथ हमें लगता है कि भाई हमें ये बात इनको बतानी चाहिए, तो कुछ पॉजिटिविटी या कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिससे हमारी हो सकता है कुछ हमारी समस्या सॉल्व हो सके। अब वो हो सकता है कि आपके फादर हो, मदर हो, सिबलिंग हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, किड्स हो। अब कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों के साथ में कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो या तो बच्चे हंसेंगे या फिर बच्चे, हो सकता है कि बच्चे हमें अपनी प्रॉब्लम, अपनी हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दें। अब हम अपने अंदर ही चीजों को लिए रहेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हाउ यू आर रिएक्टिंग, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग, वाई यू आर रिएक्टिंग। कई बार क्या होता है, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, किसी पर्सन को लेके मेरे माइंड में बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं उसको जाहिर भी नहीं कर सकता हूं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वे में उसको मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। ठीक है, कई बार कुछ रिलेशन हमारे ऐसे बन जाते हैं कि हम उनसे निकल भी नहीं सकते और उनमें जुड़ भी नहीं सकते। तो यही चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी रहती हैं कि हमें जुड़ना है टीम में, लेकिन हम जुड़ नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द बिहेवियर। ऑफिस के फ्रेंड्स ऑफिस तक, कॉलेज के फ्रेंड्स कॉलेज तक, स्कूल के फ्रेंड्स स्कूल तक। धीरे धीरे जैसे जिंदगी हमारी चेंज होती है वैसे वैसे चीजें भी हमारी चेंज हो जाएगी। आज आप सब लोग यहां पर पढ़ रहे हो, आप में से कितने लोग आगे रहेंगे, हो सकता है कुछ लोग रहें। जैसे जैसे जिंदगी हमारी आगे बढ़ेगी लोग बिछड़ते जाएंगे, नए लोग हमारे ऐड होते चले जाएंगे। ये हमारी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हु आर प्रायर टू अस। ठीक है, किसको हमें प्रायोरिटी देनी है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो लोगों को हम कह देते हैं कि भैया टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। काम भी कुछ नहीं है लेकिन बिजी भी बहुत है, काम भी कुछ नहीं है लेकिन बिजी भी बहुत है। तो ये चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं और ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। आपको स्किल्स भी इंप्रूव करने हैं, आपको क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है, आपको ग्लोबलाइजेशन को भी रिस्पॉन्ड करना है, आपको इनोवेशन को भी रिस्पॉन्ड करना है, आपको वर्क फोर्स डाइवर्सिटी भी मैनेज करना है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस पे भी मैनेजमेंट करनी है। तो ये सब क्या है, चैलेंजेस हैं कि इन सब चीजों को होते हुए भी आपको ये चीजें करनी है। अब आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। कुछ लिमिटेशंस होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज इसके हो सकते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कमियां क्या क्या हो सकती हैं। बायसनेस किस चीज की, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है बायसनेस किस चीज की, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। ठीक है, अब कोई पर्सन हमारा रिलेटिव है, नोन है, जान पहचान का है, ठीक है, तो हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बाकी लोगों को हम कम प्रायोरिटी देते हैं। अब हम हर लोगों से एक तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। अगर आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं तो सबको एक जैसी प्रायोरिटी आप नहीं देते हो। कुछ लोग, देखो एक क्लास में टीचर पढ़ाता है तो कुछ लोग टीचर मतलब जो है, जो लोग पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो टीचर के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो टीचर क्या है, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन रखता है और बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये सब क्या है, बिहेवियर बायसनेस है। ठीक है, तो कि जो सामने वाला पर्सन है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये चीज आपकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो कई बार बायसनेस आपके बिहेवियर की वजह से आ जाती है।
ठीक है। अब हो सकता है कि जैसा मैं चाहता हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, वो पूछ ही नहीं रहे तो मैं उनको क्या रिस्पॉन्ड करूं? भाई पीछे वाले बच्चे जितने भी बैठे हैं वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे क्या पूछूं? भाई उनका मेरा इंटरेक्शन नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सब लोग पढ़ रहे हैं। मान लो मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, तो 50 बच्चे, सब सब बच्चों को मैं इक्वल पढ़ा रहा हूं। लेकिन उसमें से कुछ लोग घर पे जाके पढ़ते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, और कुछ लोग आते हैं, किताबें खोलते हैं, बंद करी, चाय ब्रेड पकौड़ा समोसा खाया, और फिर उसके बाद चले गए। ठीक है, आज का कोटा कंप्लीट। ऐसे ही बिहेवियर में बायसनेस आपकी आती है। जैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे, सामने वाला भी वैसे रिस्पॉन्ड करेगा। आप एक बार इग्नोर करोगे, सामने वाला 4 बार इग्नोर करेगा। आप हमारी तरफ 2 कदम बढ़ेंगे, हम आपकी तरफ 4 कदम बढ़ेंगे। आप हमसे 2 कदम हटेंगे, हम आपसे 8 कदम हटेंगे। ठीक है, तो यही रिलेशनशिप हमारी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब आप बोलोगे हो इकोनॉमिक्स भी आ गई, बिल्कुल आ गई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या है यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब यह है कि फर्स्ट टाइम हम जितने फॉर्मल रहते हैं, धीरे धीरे जितना हम घुलते मिलते चले जाते हैं, फिर उतने फॉर्मल नहीं रह पाते। आप किसी फैमिली में शादी होके जाओगे तो पहले आपको बहुत फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, स्टार्टिंग में बहुत दिखाना पड़ेगा, वो हो संस्कारी बहू काइंड ऑफ। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, चीजें आपकी फॉर्मल हो जाएंगी। आप उनकी आदत को पहचान जाओगे, वो आपकी आदत को पहचान जाओगे, फिर वो बोलेंगे ओहो बहू पहले वाली नहीं रही अब। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है कि जैसे मान लो फर्स्ट टाइम आपको, मतलब फर्स्ट टाइम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आओगे, पियून को भी जी सर बोल के बुलाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई सामने वाला पर्सन कैसा है, क्या चीज मतलब है, तो इसमें ये चीजें मतलब आपकी रहती है। फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा, फिर आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्योंकि नए नए हम आते हैं, शर्माते हैं, आपको चीजें नहीं पता होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब चीजों से फैमिलियर हो जाते हो ना, आपको पता चल जाता है भाई कौन कितने पानी में, कौन क्या है, तो ये चीजें पता चल जाती हैं आपको। इसके बाद आता है अनएथिकल मैनिपुलेशन ऑफ द पीपल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार मान लो आपने कोई चीज मेरे को बोली, अब मैंने उसको जाके बताई, अब जब आपका आमना सामने हुआ तो आपने बोल दिया कि सर मैंने क्या बोला था, मैंने तो बोला नहीं था सर, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी था, आपने तो ये समझ लिया। तो लोगों का बिहेवियर बहुत मैनिपुलेटिंग होता है, एक सिचुएशन में कुछ और दूसरी सिचुएशन में कुछ और। ठीक है, ऐसे ही हमारे अपने रिलेशंस में भी होते हैं। हम सिचुएशन को विन करने के लिए झूठ बोल देते हैं। कई बार चीजें हमारी हो जाती है कि भाई सामने वाली जो चीजें हैं वो उस पर रिएक्ट करती हैं, हम सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हमें रिलेशन में अपने झूठ बोलने पड़ते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे वो डॉटर एंड फादर का है, या डॉटर एंड मदर का है। तो कई बार चीजें हमें, बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए हम अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीजें भी हमारी इसमें आ जाती हैं, तो कई बार हमारा बिहेवियर जो है बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिंग हो जाता है। ठीक है, हम एक से कुछ और बोल रहे हैं और दूसरे से कुछ और बोल रहे हैं, इधर बॉयफ्रेंड से भी झूठ बोल रहे हैं, इधर पेरेंट से भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हम गए थे कहीं और, पेरेंट्स को बोल दिया क्लास में जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड को बोल दिया घर पे हैं, ना हम घर पे हैं ना हम क्लास में हैं, हम गए हैं फ्रेंड की पार्टी में। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती हैं कि ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके सामने कुछ और बोल दिया, दूसरे पर्सन के सामने कुछ और बोल दिया, ये चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहती हैं। तो ये जो मैनिपुलेटिंग बिहेवियर होता है ना, लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक, कहते हैं ना कि मतलब एक सच को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये चीजें, लोगों का बिहेवियर एक जैसा नहीं रहता है। अब हम कब कहां पर क्या चीज कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी इस पे आ जाती है। अब जैसे मान लो आपको कोई अर्जेंट काम की जरूरत है, अब मान लो आपको कहीं बर्थडे पार्टी में जाना है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल भाई आपके फ्रेंड की शादी है या कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको कहीं टूर पे जाना है या कुछ कहीं जाना है, तो ऑफिस में क्या बोलोगे, मैं टूर पे जा रही हूँ, क्या बोलोगे? अर्जेंट वर्क है, अर्जेंट वर्क में दादी मर गई, दादा मर गए, ठीक है फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, क्या देते ना, उसकी टांग टूट गई,
तो ये चीज़ें क्या है, मैनिपुलेशन, मतलब मैनिपुलेटिंग कर देते हैं। तबीयत खराब है सर, कफ कोल्ड फीवर हो रहा है, पता चला अगले दिन स्टेटस डाल रहे हैं चिलिंग विद फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चीजें मतलब हमारे इसमें आ जाती है। लोगों का बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, बहुत मैनिपुलेटिंग होता है। अब ऐसे में आप ये समझ पाना कि कौन सही है और कौन गलत है। मान लो एक लड़की आई आपसे बोली सर मेरे को बहुत ज़रूरत है, मेरी मम्मी बीमार है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, आपने दे दिया। एज अ बॉस आपने उसको एडवांस सैलरी दे दी, पता चले वो पब डिस्को में चली गई। आप क्या मानोगे मतलब उसको कि भाई मतलब जो है ये चीज़ है, मतलब क्या क्या वो चीज़ सही थी जो उसने किया, या वो चीज़ सही थी जो बाद में गई? वो कौन से बिहेवियर को सही मानोगे आप? तो ये चीज़ें, लोगों का बिहेवियर बहुत मैनिपुलेट हो जाता है। आज की डेट में लोगों की कंडीशन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि भाई आप कैसे चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है की फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर होते हैं? देखो, पहली चीज पीपल। लोग काम करेंगे, लोगों से रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, तो जो रहने वाले लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनसे हमारा लोग रोज पाना पड़ेगा, तो उनका बिहेवियर से रिस्पॉन्स पड़ेगा। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है एक्टिविटीज का। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा उतना ही पर्सनल अटैचमेंट आपकी नहीं रहेगी, जितना छोटा रहेगा उतनी पर्सनल अटैचमेंट रहेगी आपकी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 10 लोग हैं तो पर्सनली मैं सबको जान लूंगा, 500 लोग हैं तो किस किस का नाम मैं पर्सनली जानूंगा, बहुत मुश्किल हो जाता ना। तो जितना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर छोटा रहेगा, शॉर्ट रहेगा, उतना ही लोगों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जितना बड़ा रहेगा उतना ही दिक्कत रहेगी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे चेंज की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है हमारी, हम उतना ही शातिर हो गए। हम चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी ना दे, लेकिन अब हम आपकी हर किसी हरकतों पे नज़र रखते हैं। कैसे? थ्रू द सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स। आप बताते हो चिलिंग विद फ्रेंड्स इन मनाली, तो मतलब हमें पता चल जाता है वो लड़की मनाली गई है। ठीक है, मैंने स्टेटस डाला ईटिंग पिज़्ज़ा एट दिस, या चेक इन एट दिस, चेकआउट एट दिस, तो पता चल जाएगा। मैं कोई नया कपड़ा लेकर आया, नए जूते लेकर आया, स्टोरी पोस्ट कर दी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मतलब सर नए जूते ले आए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तुम्हें पता है? मतलब घर में 5 लोग होते हैं, 5 लोग होने के बाद भी 5 फोन है, सब अपने अपने फोन में मतलब बैठ जाते हैं, बिजी रहते हैं। इकट्ठा होने के बावजूद भी हम लोग इकट्ठा नहीं हैं। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे 2000, 3000, 4000 फॉलोअर होंगे, या हो सकता है उससे ज्यादा भी हों। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में हमारा भाई बहन से भी नहीं बनती है, और तो छोड़ो हमारे भाई बहन से भी नहीं बनती है। ऐसे ऐसे भी लोग देखे हमने जो एक घर में रहते हैं लेकिन फिर भी उनकी 10 मिनट भी नहीं बनती एक दूसरे से। क्या फायदा है ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स का, जब रियल लाइफ में आप अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से अटैचमेंट नहीं रख सकते, तो क्या फायदा? रिश्तेदार सब भरे पड़े हैं आपकी, अड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताऊ, बुआ फूफी, मौसा मौसी, सब भरे पड़े हैं, लेकिन रियल लाइफ में किसी से एक काम के लिए बोल दो, 10 पुश्ते याद दिला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, वो एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करेगा आपके बिहेवियर को। कई बार पता क्या होता है, कई बार हमारे जैसे मान लो जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हमें काम करना चाहिए। अगर वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, मतलब रोज कलेश चल रहे हैं, वहाँ रोज लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपको खुद को लगेगा कि आए है कहाँ ही फंस गया मैं। ठीक है, वहाँ पे काम करने का आपका मन नहीं करेगा। तो ऐसे ही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी रहती हैं। जैसे पीपल का मतलब क्या हुआ, ये हमारे वो लोग हो गए जो हमारे काम करते हैं, टारगेट को अचीव करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल और ग्रुप इंडिविजुअल। द वर्ड पीपल कैन बी एनीवन हु इज वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन
इसमें एम्प्लॉय और एक्सटर्नल जो सप्लायर वगैरह वो सब लोग आपके आ जाते, सब लोगों से हमें डील करना पड़ेगा, लोगों से, एम्प्लॉय से, इंटरनल से, एक्सटर्नल से। स्ट्रक्चर, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से लोग हैं, हायरार्की हमारी क्या है, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रक्चर से कैसे डील करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी से, जैसे कई बार पता क्या होता है, कई बार मतलब जो है हर टेक्नोलॉजी हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल नहीं होती है। अब जैसे मान लो मैं आपको एक चीज़ भी बताऊं, जैसे पहले आप मेट्रो स्टेशन में जाते थे तो आपको 10 काउंटर मिलते थे अलग अलग, मतलब टिकट वाले, टोकन वाले। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब आपने टीवीएम लगा दी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी, उसमें 10 लोगों की नौकरी खाली, एक बंदा बैठा दिया तो 10 मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले हम मैनुअल काम करते थे तो काम स्लो होता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आई काम हमारा फास्ट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब लोगों की नौकरी भी खा रहा है। जैसे मोबाइल फ़ोन आया तो उसने अलार्म का काम खत्म कर दिया, वॉच का काम खत्म कर दिया, घड़ी होते हुए भी हम फ़ोन देखते हैं कि टाइम कितना हो गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब इन सब चीज़ों से कैमरा वालों का काम खत्म कर दिया इसने, मतलब इतने सारे कैमरा होने के बाद भी सब लोग अपने अपने कैमरा में मतलब वो कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ है, मतलब शक्ल चाहे कैसे भी फिल्टर लगा के सब साफ हो जाता है। ठीक है, वो पहले सिस्टम अलग था कि पहले तैयार होता था फिर फोटो खिंचवाते, अब तो पहले फोटो खिंचवाओ, तैयार तो हम बाद में भी हो जाएंगे, वो बाकी चीज़ें तो एडिटिंग से हो जाएंगी। ऐसे ही आपका एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप काम करोगे तो वहाँ पे भी आपकी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, चलिए, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कौन कौन से ऐसे सपोर्टिव चीज़ें हमारी रहती हैं जो हमारे बिहेवियर पे ओबी से रिलेटेड रहती हैं। सबसे पहले आती है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपकी दिमाग की पढ़ाई। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, और उसको मेजर करना कि भाई क्या क्या चीज़ें उसके, मतलब कितना बोर हो रहा है, उसके माइंड में क्या चल रही है चीज़ें, मतलब आपका दिमागी लेवल क्या कहता है। ठीक है, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब आप सोसाइटी में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो दूसरे लोगों से। इंडिविजुअल लेवल पे जब आप स्टडी करोगे तो वो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी। लेकिन जब आप सोशल और ग्रुप लेवल पे आप स्टडी करते हो, ग्रुप में आप कैसे रिएक्ट करते हो, सोशल साइकोलॉजी। आप ग्रुप में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हो, बात कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रुप में आप किस तरीके से, मतलब सोसाइटी में आप काम करोगे, आपके बिहेवियर से आपके मतलब लड़ाई झगड़े भी होंगे, पावर भी होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का जब आप स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का क्या मतलब होता है, सोशल एटमॉस्फेयर, सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी के स्टडी करना कि सोसाइटी में किस तरीके के लोग हैं, कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके की जब आप स्टडी करते हैं। सोशोलॉजी मतलब रिलेशन कैसे हैं आपके एक दूसरे के साथ में। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट, इट इज द स्टडी ऑफ पीपल इन द रिलेशन टू देयर सोशल एनवायरनमेंट और कल्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर और इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और देखना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है, क्योंकि अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं तो वहाँ पर हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा कि सोसाइटी कैसी है और किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं। सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो आप। ठीक है, उसमें सोसाइटी के अंदर जब आप लोगों को स्टडी करोगे तो सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कल्चर। जब आप कल्चर को स्टडी करते हो तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मतलब लोग वर्क एनवायरनमेंट पे कैसे काम कर रहे हैं, कल्चर में कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंसेस इन वैल्यू, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर। ठीक है, बिकॉज ऑफ सच कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट अलग अलग कल्चर, अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से हमारा जो लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इस पे जो है ओबी पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में क्या चीज़ें रहेंगी आपकी, हाँ, मतलब पॉलिटिक्स कैसी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको वो भी स्टडी करना पड़ेगा, कौन आप अपने आप को कैसे डिफेंड कर रहे हो, कैसे मतलब लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आपका पॉलिटिकल साइंस में आ जाता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को भी हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है कि जैसे इकोनॉमिक्स को कैसे यूज़ करेंगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है, तो उसमें आप यूज़ करोगे कि भाई आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, आपका बेनिफिट कितना आ रहा है, एक्सचेंज में तो उसमें कितनी वैल्यू आपकी आ रही है,
तो इस चीज़ के ऊपर भी आपका रिसोर्सेज कितने हैं, कैसे आपने उसको यूटिलाइज किया, ठीक है, नीड एंड वांट कैसी है आपकी, तो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन पे आते हैं। द साइंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर इज, जब हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हाँ, तो इसमें सोशोलॉजी, क्योंकि ये सोसाइटी पे होता है, साइकोलॉजी ये इंडियन मतलब जो है सिंगल पर्सन का रहता है, फिलॉसफी पर्टिकुलर पर्सन की कोई फिलॉसफी मतलब जो रहती है तो उसको हम उसका बैकग्राउंड वगैरह जो होता है, ठीक है, नन ऑफ द अबव, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका साइकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने अभी आपको बताया था, सोशल इंटरवेंशन, अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल, ग्रुप एफर्ट्स। देखो सोशल इंटरवेंशन आपका रहता है, अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल रहेगा, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज, इसमें आपका आ जाएगा, क्योंकि मैंने यही बताया था टोटल सिस्टम अप्रोच होती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, दो होती है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज नॉट एन, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होता है, पैसिमिस्टिक नहीं होता, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसकी जगह क्या होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइंस एज वेल एज इन आर्ट, कम्युनिकेशन बिगन विद, कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, एनकोडिंग, आइडिया ओरिजिनेशन, डिकोडिंग और चैनल सिलेक्शन। यहाँ पर आइडिया ओरिजिनेशन से होती है कि मतलब सबसे पहले आप आइडिया को जनरेट करते हो, फिर आप आगे का काम करते हो। क्या आएगा इसमें एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे कल्चर एंड प्रैक्टिसेस आ गया ना, तो एंथ्रोपोलॉजी आएगा। और पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड ये इंडिविजुअल पर्सन का होता है, ठीक है। फोर्थ इज अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आर पीपल, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा। सुन तो लो, पढ़ लो पहले पूरा। डज नॉट इंक्लूड है ना, तो क्या आएगा, कहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, लीडरशिप में कर सकते हैं, परसेप्शन में कर सकते हैं, जॉब डिजाइन में भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की वजह से ओबी चेंज होता है, ओबी की वजह से टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है। इसने क्या बोला क्वेश्चन में, स्कोप ऑफ ओबी डज नॉट इंक्लूड, ओबी में क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, किसको, वही मैंने बताया ना आपको, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा ओबी चेंज होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारे बिहेवियर की वजह से टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है, देखो ओबी का यूज लीडरशिप में हम कर सकते हैं, परसेप्शन में कर सकते हैं, जॉब डिजाइन में कर सकते हैं। जॉब डिजाइन में ऐसे, क्योंकि मतलब जब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन करोगे तो वहां पे आप डिजाइन करोगे ना, वहां पे डिसाइड करो किसको मतलब किसको क्या रोल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, टास्क असाइन करोगे, वर्क सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, जॉब रोटेशन करोगे, तो वो उन सब में आप ओबी को उनका बिहेवियर को देखोगे आप, लेकिन टेक्नोलॉजी में आपके बिहेवियर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्योंकि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और ग्लोबलाइजेशन दोनों हैं, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एम्प्लॉय की भी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। इसमें इंडिविजुअल ग्रुप और आपका ऑर्गेनाइजेशन, अब वो ऐसे करके वो देगा, मान लो जिसने सोसाइटी मतलब वो कर दिया, जिसने खाली ये पढ़ा वो इस पे टिक करके आ जाएगा, और जहां आपने ए पे टिक करा वहां पे गलत, ठीक है। इस पे देखो, इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि थ्योरी भी होती है, रिसर्च भी आपको करनी पड़ती है, और एप्लीकेशन बेस्ड है, तो इसमें अप्लाइड साइंस है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। चलिए, तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका ओबी का वो कवर हो गया होगा, और इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।